हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, इससे प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने बात करी, इससे प्रीवियस जो सीरीज चली थी उसमें हम लोगों ने उत्तराखंड ज्योग्राफी को कवर करा था। आप लोगों के कमेंट करने के पश्चात ही मैं हिंदी की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग हिंदी को कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। जो आगामी एग्ज़ाम उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का जो एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हिंदी पूछी जाती है 100 मार्क्स की, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज से हम लोग हिंदी जो ग्रामर होता है, हिंदी व्याकरण को अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा, इसमें हम लोग बात करते हैं वर्णमाला के बारे में। ठीक है, वर्णमाला के बारे में बात करें तो बेसिकली वर्णमाला होता क्या है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण होते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम लोग, वर्णमाला कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आती है, वर्णमाला के अंतर्गत एक चीज़ आती है भाषा। भाषा होती क्या है, संस्कृत के भाष शब्द से बना एक शब्द है। भाष का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, भाषा का मतलब क्या समझे, भाषा का मतलब संस्कृत में एक वर्ड है भाष। ठीक है, भाष का मतलब होता है बोलना, तो भाषा का मतलब बोलने वाला, मतलब हम जिस चीज़ को बोल रहे हैं वो हमारी भाषा है। इसके बाद देखिए, जो हिंदी है, इसकी लिपि कौन सी है। हिंदी की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है। और ये जो भाषा होती है, इसकी सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है। ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत के एक भाष शब्द से बना हुआ है। भाष का अर्थ होता है बोलना, तो भाषा का मतलब क्या हुआ, बोलना। ठीक है, बेसिकली बोलना, जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो हमारी भाषा है। और ये जो हिंदी है, हिंदी क्या है, देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। और भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। अब इसके बाद हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण का मतलब समझते हैं। ठीक है, व्याकरण होता क्या है। अब देखिए, व्याकरण 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, वि धन आ धन करण। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो वि धन आ धन करण करके बनता है। वि इसमें उपसर्ग होता है, आ भी उपसर्ग होता है, और करण जो होता है ये मूल शब्द होता है। ठीक है, तो वी धन आ धन करण, यानी 2 उपसर्ग लगे हैं इसमें और एक मूल शब्द है करण। तो इस तरीके से व्याकरण बनता है। व्याकरण के जो ज्ञाता होते हैं, इनको व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के जो ज्ञाता होते हैं, जो व्याकरण जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब देखिए, व्याकरण के कितने भाग होते हैं, तो व्याकरण के बेसिकली 3 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं। पहला होता है वर्ण, फिर होता है शब्द, फिर इनसे बनता है वाक्य। मतलब व्याकरण की जो सबसे छोटी इकाई है ये है वर्ण। ठीक है, जो सिंगल एक वर्ण होता है, एक अक्षर होता है, इसको हम वर्ण कहते हैं। इसके बाद वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर फिर वाक्य बनता है। तो ये व्याकरण के 3 अंग हैं या 3 भाग हैं। ठीक है, स्वर कितने होते हैं हिंदी में, अभी हम आगे बात करेंगे स्वर व्यंजनों के बारे में। तो स्वर होते हैं 11। वैसे टोटल कुल स्वरों की बात करते हैं तो 13 स्वर होते हैं, जिसमें से 11 मूल स्वर होते हैं, 2 क्या होते हैं, अयोगवाह वर्ण होते हैं। ठीक है, व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं टोटल। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें 4 संयुक्त और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। अब देखिए, वर्णों का जो सार्थक मेल होता है, इसमें जैसे रा म, तो ये 2 वर्ण हैं, इनसे मिलकर राम एक शब्द बना। राम क्या बना, एक शब्द बना। अब इसमें देखिए र आ म अ, ये 4 वर्ण मिले थे। राम यहाँ पर 2 शब्द थे, लेकिन इसमें वर्ण कितने थे, 4, तो इससे कंप्लीट शब्द बना राम। ठीक है, तो ये जो शब्द होते हैं, शब्दों को प्रयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं। शब्दों को प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं। वाक्य तब क्या बनता है, एक पद बनता है। जैसे हमने राम बनाया, राम के बाद क्या बनेगा, राम घर जाता है, ये क्या बन गया, पूरा पद बन गया। ठीक है, शब्द से वाक्य बना, वाक्यों से एक पूरा पद बनता है। ठीक है, पदों के मेल से क्या बनता है, एक पदबंध बनता है। ठीक है, अब जब पदों का मेल होगा तब एक क्या बनेगा, पदबंध बनेगा, और पदबंधों के मेल से एक उपवाक्य बनेगा, और इस उपवाक्यों के मेल से एक पूर्ण वाक्य बनेगा। ठीक है, तो भाषा की पूर्णतः इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। अब हम लोग बात करते हैं आगे को। कामता प्रसाद जी के अनुसार वर्णों की संख्या 43 मानी गई है। जो कामता प्रसाद जी थे, ये हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता हुआ करते थे। ठीक है, हिंदी के बहुत बड़े ज्ञानी थे, व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो इनके अनुसार जो इन्होंने वर्णों की संख्या बताई टोटल, ये 43 बताई है। वैसे मानी कितनी जाती है, 52 मानी जाती है। ठीक है, अब हम लोग वर्णमाला को समझते हैं। वर्णमाला होता क्या है, वर्ण प्लस माला, मतलब वर्णों का एक ऐसी माला जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को
वर्णमाला या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद देखिए वर्ण के भेद कितने होते हैं। अब जो वर्ण होते हैं ना, इनके भेद कितने होते हैं, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण होते हैं दो प्रकार के। पहला आता है हमारा स्वर, दूसरा आता है व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। अब देखिए स्वर कितने होते हैं, टोटल 13 स्वर होते हैं। टोटल बात करें तो 13 स्वर होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और मूल स्वर हम 10 मानते हैं और कुल स्वर हम 13 मानते हैं। अब देखिए ऐसे मान लो 13 हमारे टोटल स्वर होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंक अह। ये 13 क्या होते हैं, टोटल हमारे स्वर होते हैं, जिसमें से हम लोग 10 मानते हैं। कितने मानते हैं, 10 मानते हैं, जिसमें से हम अंक अह और री को हटा देते हैं। तो ये इन तीनों को हटाने के बाद हमारे जो मूल स्वर बनते हैं वो 10 बनते हैं। लेकिन हमारा जो री होता है उसको भी हम लोग स्वर में इंक्लूड करते हैं, जिस कारण हमारे कितने स्वर बनते हैं, 11। तो मूल रूप से हमारे जो क्या कहते हैं लिखने वाले एग्जाम में जो बनता है, एग्जाम में हमें कितना याद करना है, तो हमें याद करने 11 स्वर होते हैं। ठीक है, अंक अह को छोड़कर, क्योंकि वो अयोगवाह होते हैं, उनको छोड़कर बाकी जितने भी हैं ये हमारे स्वर 11 होते हैं। ठीक है, हमें एग्जाम के लिए कितना याद करना है, 11 करना है। मूल तो 10 होते हैं, टोटल 13 होते हैं, लेकिन हमारे जो एग्जाम में बनते हैं वो 11 बनते हैं स्वर। ठीक है, तो आपको कैसे याद करना है, 11 स्वर होते हैं। इसके बाद देखिए वर्णों की टोटल संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। कितनी होती है, 52 होती है, जिसमें हमारे व्यंजन कितने होंगे, 39 व्यंजन होंगे। कितने होंगे, 39। अब आप क ख ग घ से ज्ञ तक करेंगे तो 39 होते हैं। ठीक है, वैसे तो 39 क से ज्ञ तक अगर नॉर्मल पढ़ते हैं हम लोग तो 36 होते हैं, बट 3 जैसे स्र है, ठीक है, स्र है, ड़ है, ढ है, ड़ ढ, ये स्र ड़ ढ, ये स्र, ये है हमारा ड़, ये ढ, ये हमारे क्या होते हैं, 3 और व्यंजन होते हैं, जिनको हम लोग मिलाकर टोटल कितने लिखते हैं, 39 लिखते हैं। तो हमारे टोटल व्यंजन कितने, कुल व्यंजन हम कितने मानते हैं, 39, और कुल स्वर कितने मानते हैं, 13। आपको याद कितने करने हैं, 13 में से 11 स्वर याद करने हैं। एग्जाम के लिए 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्णों की टोटल संख्या तो 52 होती है। मूलतः कितने माने जाते हैं, 45। मूल रूप से कितने माने जाते हैं, 45 माने जाते हैं, जिसमें से हमारे मूल स्वर 10 माने जाते हैं, मूल व्यंजन 35 माने जाते हैं। ठीक है, ये मूल, अब इसमें आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना। अगर आपको मूल स्वरों की बात करें, 3 आपको याद रखने हैं, एक टोटल, ठीक है, कुल स्वर व्यंजन कितने होते हैं, फिर मूल स्वर व्यंजन कितने होते हैं, और हमें एग्जाम के लिए याद कितना रखना है। अब मूल रूप से हम टोटल वर्णों की बात करें तो 45 होते हैं, जिसमें से 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। अब हम जो एग्जाम में पूछा जाता है तो 11 हम स्वर मानते हैं, व्यंजन कितने मानते हैं, 33, और संयुक्त व्यंजन कितने मानते हैं, 4, उत्सिप्त व्यंजन 2, अयोगवाह स्वर 2। ठीक है, ये तो टोटल हमारे 52 होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बात करें तो 13 स्वरों में से जो अंक और अह है ये क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं, जिस कारण हमारे स्वर कितने बन जाते हैं, 11 बनते हैं। ठीक है ना, इसके बाद आगे देखिए मूल स्वरों की बात करें तो अ आ इ ई उ री, री नहीं होता, ए ऐ ओ औ, ये 10 होते हैं मूल। अगर हम इसमें इंक्लूड करें तो 11 होंगे, जो हम एग्ज़ाम में बनते हैं, हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके बाद व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन कितने होते हैं, टोटल ये 39 होते हैं, जिसमें से 33 हमारे क्या होते हैं, मूल व्यंजन होते हैं, 2 हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजनों की बात करें तो ढ और ढ, ये 2 क्या होते हैं, ढ और ढ, ये होते हैं हमारे द्विगुण व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए तो नाउ कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं कि हमारे स्वर व्यंजन कितने होंगे। तो स्वर कितने होंगे, हमारे 11 स्वर होंगे, मूल स्वर हमारे 10 होंगे, कुल स्वर हमारे 33 होंगे। वैसे ही व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, मूल व्यंजन कितने होते हैं, 36 होते हैं, कुल व्यंजन कितने होते हैं, 39 होते हैं। तो ये वाला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करना। स्वरों की बात करें तो 11 स्वर, व्यंजनों की बात करें तो 33 व्यंजन होते हैं। मूल स्वरों की बात करें तो 10 मूल
मूल स्वर होते हैं और 36 मूल व्यंजन होते हैं। बट कुल स्वरों की बात करें 13, तो कुल व्यंजनों की बात करें तो 39। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब आगे हम लोग बात करते हैं मात्रा के आधार पर। ठीक है, अब मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है एकमात्रिक, जिसको हम ह्रस्व स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। दूसरा होता है द्विमात्रिक, तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक है, एकमात्रिक, ह्रस्व स्वर और या फिर दीर्घ स्वर, फिर प्लुत स्वर। देखिए अब हम लोग देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण कितने तरीके से किया जाता है, तो 3 तरीके से किया जाता है। स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरा पढ़ते हैं दीर्घ स्वर, तीसरा पढ़ते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, मतलब जो हमारे स्वर होते हैं ना, कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। स्वरों की संख्या 11 है। इनको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। अब देखिए बेसिकली ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अ ई उ री, ये क्या होते हैं, अ ई उ, छोटा ऊ और री। ठीक है, अ ई उ री, ये 4 क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। अब बेसिकली ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, इन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। जब भी हम इसको बोलेंगे तो एक ही मात्रा का समय लगेगा, यानी इनका जो उच्चारण होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसीलिए इनको हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। जैसे अ बोलेंगे, इसमें हमें एक क्या लग रहा है, एक मात्रा का समय लग रहा है। अ ई उ री, इसमें क्या लग रहा है, एक मात्रा का समय लग रहा है, इसीलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। ये कितने होंगे, 4, अ ई उ री, और इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं, जिनसे आगे के जितने भी स्वर बनते हैं। देखिए इसके बाद दूसरा आता है दीर्घ स्वर। अब इनका उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है। कितने मात्रा का, 2 मात्राओं का समय लगता है। ठीक है, और इनका जो निर्माण है वो ह्रस्व स्वरों को मिलकर बनाते हैं। ठीक है, इनका जो निर्माण होता है ना, वो किससे मिलकर बनता है, तो ह्रस्व स्वरों से मिलकर बनता है। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सब क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। जितने बचे ना उसके बाद, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर होंगे। जैसे आ है, आ कैसे बनता है, आ बनता है अ प्लस अ। ठीक है, अ और अ को जोड़ेंगे, संधि करेंगे इनकी, तभी क्या बनेगा, आ बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 मात्राओं का समय लग रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर। अब प्लुत स्वरों की बात करें तो प्लुत स्वर होते क्या हैं, प्लुत स्वर का मतलब बेसिकली अर्थ ये होता है, शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जब भी मतलब हम इनको बोलेंगे ना, तो इसमें बहुमात्रिक स्वर भी लगता है। बहुमात्रिक स्वर का मतलब इसमें बहुत सारी मात्राएं लगती है, बहुत सारा मतलब इसको बोलना पड़ता है, बहुत लंबा इसको बोलना पड़ता है। जैसे इसको उछलता हुआ भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए जैसे हम ओम बोलते हैं, ओम ऐसे बोलते हैं ना, तो कैसे बोलते हैं, ओम ऐसे बोलते हैं। तो ओम जब हम लोग बोलते हैं तो इसमें क्या लग रहा है, ये उछल रहा है ना बहुत ज़्यादा, इसमें बहुमात्रिक स्वर है। ये बहुमात्रिक मतलब बहुत सारी मात्रा, ओम एक लंबा खींचते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं राम राम, ऐसे बोलेंगे ना, राम ऐसे, तो इसमें क्या लग रहा है, बहुमात्रिक, तो इसीलिए इनको कहा जाता है प्लुत स्वर। जैसे किसी भी हम शब्द को बोल रहे हैं तो वो उसमें हमें ज़्यादा टाइम ऐसे लंबा खींचना पड़ रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो हमारे सारे स्वर क्या होंगे, प्लुत स्वर होंगे। ठीक है, अब समझ आ गया होगा ह्रस्व स्वर क्या है, जो मूल स्वर है अ ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, ये क्या है, ह्रस्व स्वर हैं, जिन्हें हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या हैं, जितने बचे आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सारे क्या हैं, ये दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर क्या है, जैसे ओम राम, ये सब क्या हैं, जैसे कोई भी नाटक आटक होता है ना, संवाद होता है, तो इनमें इनका प्रयोग किया जाता है, ओम राम, आपने सुना होगा ना, तो ये प्लुत स्वर होते हैं। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से स्वरों का क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं व्यंजनों की। ठीक है ना, व्यंजनों की हम लोग बात करें तो व्यंजनों को कितने प्रकार से बांटा जाता है, तो व्यंजनों को 4 प्रकार से बांटा जाता है। ठीक है, व्यंजनों को 4 प्रकार से बांटा जाता है। अभी हम जैसे स्वर पढ़ रहे हैं ना, स्वरों में भी बहुत सारे आते हैं, जैसे आगे हम लोग बात करेंगे, स्वरों में भी बहुत सारे प्रकार के आएंगे। जैसे क्या कहते हैं, स्वरों के जब हम अच्छे से वर्गीकरण पढ़ेंगे ना, वो 7 प्रकार से होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल्स। ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा 7 प्रकार से, उसमें हम वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, ये बहुत सारे होते हैं, इनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिक अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो व्यंजन हम लोग देखते हैं पहले। ठीक है, तो व्यंजनों को भी 4 प्रकार से बांटा है। एक होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरे होते हैं ऊष्म व्यंजन, तीसरे होते हैं अंतस्थ व्यंजन, चौथे होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब हम लोग बात करें स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। ठीक है, 25 क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, +2 क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, और उसमें अगर हम लोग 2 जोड़ दें वो द्विगुण व्यंजन होते हैं। जैसे ड़ और ढ़,
एक होता है ड ढ, ये ड ढ नहीं है, इसको ड़ और ढ़ ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पढ़ना, ड़ बोल लेना, पढ़ना, पढ़ना तो नहीं बोलेंगे इसको, ये ढ है ना तो इसको पढ़ना बोलते हैं क्या। ये लड़ाई है, लड़ाई को हम लड़ाई थोड़ी कहेंगे, ये ड थोड़ी है, ये तो ड़ है, ठीक है। और ये ढ नहीं है, ये ड़ है, ठीक है, ड़ ढ़, ठीक है। तो ये पढ़ना, लड़ाई, तो ये जो दो इस तरीके का ड के नीचे एक ऐसे लगता है ना डॉट, और वैसे ढ ढ के नीचे ये डॉट डॉट लगता है, इसी को हम लोग द्विगुण व्यंजन कहते हैं। समझ आया, ड़ ढ, ये दोनों क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला आता है, अगला टाइप जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, स, श, श, ह, ये 3 प्रकार के श होते हैं ना, एक स से सेब वाला, स से षटकोण वाला, स से सलजम वाला, ये 3 श और ह, ये 4 क्या होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन इनको कहते हैं। तीसरा जो टाइप है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हम लोग पढ़ते हैं। तो अंतस्थ व्यंजनों की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। इनके कितने प्रकार होते हैं, अंतस्थ व्यंजनों के 3 प्रकार होते हैं। अब इसमें एक होता है अर्ध स्वर, एक होता है लुंठित व्यंजन, तीसरा होता है पार्श्विक व्यंजन। अर्ध स्वरों की बात करें तो ये य व, ये अर्ध स्वर इनको बोला जाता है। लुंठित व्यंजन की बात करें तो र को हम लोग लुंठित व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो ल क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की, तो इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों में जैसे अक्ष, त्र, ज, श्र, ठीक है, अक्ष, त्र, ज और स्र, ये 4 क्या होते हैं, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब देखिए हम लोग जो अक्ष बनता है ना, अक्ष संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये बनता कैसे है, इसमें कोई भी मतलब हम लोग यूज नहीं करते स्वरों को, इसमें क्या नहीं होता, यूज नहीं होता स्वरों का, इसमें दोनों क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, मतलब 2 व्यंजनों से मिलकर जो बनता है उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इसमें आधा क और षटकोण वाला स, जब ये दोनों मिलते हैं तो अक्ष बनाते हैं, क और श, तो इसीलिए इसको कश बोला जाता है, कश, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कश बोलते हैं। अब हम लोग इसको अक्षा पढ़ते हैं, बट ये होता है कश, कश इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है त्र, दूसरा क्या आता है, त्र। त्र कैसे बनता है, आधा त और र, आधा त और र जब मिलेंगे तब त्र बनता है, ठीक है। इसके बाद आगे है ज्ञ। अब इसको हम लोग बचपन से ज्ञ पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ा जाता है ज। अब ज क्यों पढ़ा जाता है, देखिए ये बनता कैसे है, आधा ज और य से खाली, ये पढ़ते ना य खाली ऐसे करके, जब हम बचपन में पढ़ते थे अण खाली य खाली, तो ये जो य होता है और इसी से मिलकर बनता है ज। आधा ज और य जब ये दोनों मिलते हैं तब बनता है ज। अब आप इसको पढ़ो ज और य पढ़ो, ज आ रहा है ना बोलने में, ज, तो ये ज होता है बेसिकली बोलने में, लेकिन हम इसको ज्ञ पढ़ते हैं, जो गलत होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान, साइंस को विज्ञान, ये होता क्या है रियलिटी में, विज्ञान, क्या होता है, विज्ञान। वैसे जैसे ज्ञानी हम लोग बोलते हैं तो ये ज्ञानी नहीं होता, ये होता है ज्ञानी, क्या होता है, ज्ञानी, ठीक है ना। अब आपको संयुक्त स्वर समझ में आया होगा, हाँ। उसके बाद ज्ञ के बाद एक आता है स्र। अब ये जो स्र होता है, जैसे हम लोग श्रमिक लिखते हैं ना, श्रमिक, या फिर श्रीमान ऐसे करके, श्रीमती, श्री ऐसे लगाते हैं, तो ये जो स्र आता है तो ये अक्षर नहीं होता, ये तो स्र होता है। ये स्र बनता कैसे है, सलजम वाला स और र से, सलजम वाला जो स है ये आधा होता है और र, इन दोनों से मिलकर बनता है श्र, ठीक है। तो ये जो हमने 4 जो हमने संयुक्त व्यंजन पढ़े, इनकी संख्या होती है 4, अक्ष, त्र, ज और स्र, ठीक है। तो ये 4 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो व्यंजनों का क्लासिफिकेशन इस तरीके से था। अब इसके बाद हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम लोग समझते हैं, जैसे आगत व्यंजन। अब आगत व्यंजन क्या होते हैं, तो देखिए आगत व्यंजन फ, ज, ठीक है, ये फ नहीं है, फ, ठीक है, बोलने में अंतर है ना, एक होता है फ, इसको क्या बोलते हैं, फ, और ये क्या होता है, फ। जब आप मुंह से बोल रहे होते हैं ना, जब आपकी ध्वनि निकल रही है बाहर को, तो ये ध्वनि के साथ एक हवा निकलती है जो हमारे दांतों से होंठों को टच करते हुए बाहर निकलेगी, फ। जब आप सिंपल फ बोलेंगे तो आपका होंठ उसमें यूज करेगा, ठीक है, मतलब उसमें होंठ यूज होंगे फ बोलने में। लेकिन जब आप फ बोलेंगे, फ, तो उसमें होंठ, नीचे वाला होंठ आपके ऊपर वाले दांतों में टच होगा और एक ध्वनि के साथ एक हवा भी बाहर निकलेगी मुंह से, फ, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ, और इसको बोलते हैं फ, फ, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं फिजी, तो इसको कैसे बोलेंगे, फिजी, फिजी होता है,
फिजी नहीं होता, फिजी एक कंट्री है ना, फिजी, ठीक है। वैसे हम लोग बहुत सारे वर्ड बोलते जैसे फल, तो ये क्या होता है, फल, ये सिंपल फल होता है। फल इसको नहीं बोलते हम, फल क्या होता है, ये फल, फल नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके नीचे ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है। ये आगत व्यंजन नहीं लगता इसमें फल में, ठीक है। ये ऐसे नहीं लिखते हम लोग फल, अगर ऐसे लिखते तो ये फल बोलते, वो होता क्या है, फल, क्या होता है, सिंपल फल, ठीक है ना। अब समझ आया। तो ये ज और फ, ज और फ जो होते हैं ये आगत व्यंजन होते हैं, ठीक है। ज और फ, ज और फ क्या होते हैं, ये आगत व्यंजन होते हैं। ये दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, दूसरी भाषाओं से। जैसे हम लोग फारसी, अरबी, टर्की से जो लैंग्वेजेस होती हैं ना, उर्दू, तो उसमें ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं फ और ज, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अयोगवाह की। अब मैंने अभी अयोगवाह स्वर बताए थे, तो अयोगवाह स्वर कितने होते हैं, 2, अंक और अह, ये क्या होते हैं, अयोगवाह स्वर होते हैं। हम लोग इनको स्वरों में इसको इंक्लूड नहीं करते, इसीलिए हमारे स्वर कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं इन दोनों को हटाने के बाद, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंक और अह। तो अंक को हम लोग अनुस्वार भी कहते हैं और अह को विसर्ग भी कहते हैं। अंक को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं, और यही क्या होते हैं, अयोगवाह भी होते हैं, ठीक है। और ये ना ही स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। इनका उच्चारण हम व्यंजनों के रूप में करते हैं, लेखन के आधार पर ये स्वर होते हैं, बट ये स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है। ये क्या है, अयोगवाह वर्ण है, ठीक है ना। अब समझ में आया। अब हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। वॉवेल्स का क्लासिफिकेशन हम अच्छे से देखते हैं। तो देखिए, स्वरों के वर्गीकरण में हम लोग देखते हैं 7 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। 7 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। पहला आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग कौन सा है, मूल स्वर, दूसरा कौन सा है, संधि स्वर, ठीक है। मूल स्वर कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के, अ, ई, उ, री, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते थे, ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर भी कहते थे, ठीक है। ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर इनको हम लोग कहते थे, मूल स्वरों को, अ, ई, उ, री, क्योंकि इन्हीं से मिलकर सारे स्वर बनते हैं, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, सारे इसी से बनते हैं। तो इनको हम लोग मूल स्वर कहते हैं, जो कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्रोत है ना, स्रोत के इतिहास के आधार पर हम लोग ये देख रहे हैं, स्रोत के जो इतिहास है, इतिहास के स्रोत के आधार पर हम लोग इसको देख रहे हैं। तो दूसरा जो प्रकार है दीर्घ स्वर, इसी को हम लोग संधि स्वर भी कहते हैं। पहला वाला स्वर कौन सा है, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर इनको कहते हैं, दूसरा है दीर्घ स्वर या संधि स्वर। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 7 होते हैं। कितने होते हैं, इनकी संख्या होती है 7। आ, बड़ा ई, बड़ा उ, छोटा ए, बड़ा ऐ, ओ और बड़ा वाला औ, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है, 7 है। और इनके कितने भेद होते हैं, इनके भी भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक हम लोग जानते हैं दीर्घ स्वर, एक हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर, ठीक है। एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वरों की बात करें तो ये 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। जैसे देखिए, आ, ई, उ, ठीक है। आ, बड़ा ई, बड़ा उ। आ कैसे बना, अ और अ को मिलाने से आ बना। इह और इह को मिलाने से ई बना। उह और उह को मिलाने से बड़ा वाला ऊ बना। तो ये इनको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हीं को हम लोग सजातीय स्वर भी कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, सजातीय स्वर भी कहते हैं। अब जो दूसरे टाइप के हैं, ये हैं संयुक्त स्वर। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या भी 4 है। अब देखिए, अ और इह को जब हम लोग मिलाते हैं तो ए बनता है। क्या बनता है, अ और इह को मिलाएंगे तो ए बनेगा। फिर हम अ और ए को मिलाएंगे तो ऐ बनेगा। फिर अ और उ को मिलाएंगे तो ओ बनेगा। फिर अ और ओ को मिलाएंगे तो औ बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये संयुक्त स्वर होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें समय, मात्रा, कालमान के आधार पर। समय और मात्रा, कालमान के आधार पर हम लोग बात करें तो इसके आधार पर ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अब कौन कौन से स्वर होते हैं, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में हमने क्या बोला था, एक मात्रा का समय जिसमें लगेगा उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे, जैसे अ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं। दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्राओं का समय लगेगा, आ, ओ, औ, ई, उ, ए, ऐ, जैसे आ, बड़ा वाला ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये कितने होंगे, 7 होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 11, ठीक है। प्लुत स्वरों की बात करें तो जैसे राम,
ओम, ये क्या होंगे? प्लुत स्वर होंगे, जिसमें क्या होगा? ज़्यादा टाइम लगेगा। क्या? बहुमात्रिक स्वर इनको कहते हैं हम लोग। अब देखिए उच्चारण में 2 मात्रा होती है, 3 या 3 से अधिक मात्राओं का जिसमें समय लगेगा इनको हम लोग प्लुत स्वर कहेंगे। 3 या 3 से अधिक मात्रा का समय जिसमें लगेगा प्लुत स्वर, 2 मात्रा का जिसमें समय लगेगा दीर्घ स्वर। ठीक है, ये उच्चारण के आधार पर है। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं नंबर 3, उच्चारण स्थान के आधार पर। अब देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो देखिए होंठ, तालु, कंठ, मूर्धा, ये 4 तरीके से हम लोग बांटते हैं। होंठ को बोला जाता है ओष्ठ्य स्वर, तालु को तालव्य स्वर, कंठ को कंठ्य स्वर, मूर्धा को मूर्धन्य स्वर। अब देखिए जो ओष्ठ्य स्वर है, ओष्ठ्य स्वर में हम लोग उह उ, ठीक है, उह उ ये क्या होते हैं? ओष्ठ्य स्वर होते हैं। तालु की बात करें तो तालव्य स्वर जो होते हैं इह, ई। कंठ स्वरों की बात करें कंठ्य स्वर तो अ, आ। मूर्धा स्वरों की बात करें मूर्धन्य स्वर तो री। ये सभी क्या हैं? ये मूर्धन्य स्वर हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए स्थान के आधार पर करें तो नाक से हम लोग स्वरों को नहीं बोलते, होंठ से बोलते हैं, दंत से भी बोलते हैं, तालु से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं, सिर्फ नाक से नहीं बोलते। अब आप लोग दोबारा रिपीट करो, अ, आ, ई, उह, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अह। तो आपको ये जो स्वर हैं टोटल बोलने पर, वैसे अंक अह को तो हम अयोग वाह में लेते हैं, तो इनको हम लोग नाक से नहीं बोलते। इन स्वरों का उच्चारण नाक से नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें तो अ और ई को जब हम लोग मिलाते हैं तो ए बनता है, ये कंठ प्लस तालु ध्वनि है। अ और ए को मिलाएंगे तो ये भी ऐ बनेगा, ये भी कंठ प्लस तालु ध्वनि है। अब देखिए कंठ तालव्य स्वर किसे कहते हैं? तो कंठ तालव्य जो स्वर होते हैं ए ऐ, ठीक है, अ और उ को मिला के ओ बना, अ और ओ को मिला के औ बना, तो ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? ये कंठ ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, यानी कंठोष्ठ ध्वनियाँ इनको हम लोग कहते हैं। इसके बाद देखिए जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर हम लोग स्वरों का क्लासिफिकेशन देखें तो जीभ के प्रयोग के आधार पर पहला आता है अग्रस्वर। क्या आता है पहला? अग्रस्वर, इह, ई, ए, ऐ। ठीक है, इह, ई, ए, ऐ, ये क्या होते हैं? अग्रस्वर। फिर आते हैं मध्य स्वर जिसमें सिर्फ एक आता है अ, इसको हम लोग उदासीन स्वर भी कहते हैं। फिर आता है तीसरा पश्च स्वर, आ, उह, उ, ओ, औ, री। ये सभी क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं मुख विवर द्वारा के खुलने के आधार पर। मुख द्वारा मतलब विवर जो होते हैं, मुख विवर, इनके खुलने के आधार पर हम लोग देखें तो पहला आता है विवृत स्वर। पहला क्या आता है? विवृत स्वर। विवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? तो देखिए आ, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जब भी विवृत स्वर को हम लोग जब भी बोलेंगे तो इनको बोलते टाइम हमारा मुंह क्या होता है? ओपन होता है। आ बोलोगे ना तो पूरा मुंह खोलते हैं। फिर इसके बाद आता है अर्ध विवृत स्वर यानी हाफ ओपन। जब हम इनको बोलेंगे तो हमारा मुंह क्या होगा? आधा ओपन होगा, जैसे अ, ऐ, औ, औ, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये बोलते टाइम हमारा मुंह क्या होता है? हाफ ओपन होता है, आधा खुलता है। अब यहाँ पर एक हमारा वर्ण आया है ऐसे, आ के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगा दिया इस तरीके का, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? औ पढ़ते हैं, औ। जैसे हम ये लिखे ना कॉपी, ये कापी लिखे, अभी तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कापी। जब इसके ऊपर ये वाली मात्रा लगाएंगे तो इसको हम लोग तब पढ़ते हैं औ, कॉपी। ठीक है, कॉपी पढ़ेंगे। अब ये होता है कॉपी, ऐसे भी लिखते हैं कॉपी। ये कॉपी हुआ, औ की मात्रा लगाएंगे कॉपी, ये कॉपी पढ़ेंगे, बट ये गलत होता है। कॉपी कैसे लिखेंगे? ये आगत स्वर जो होता है औ की मात्रा इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो ये अर्ध विपरीत स्वरों में आते हैं अ, ऐ, औ, औ। ठीक है, अब समृद्ध स्वरों की बात करें तो इसमें मुंह क्या रहता है? क्लोज रहता है। समृद्ध स्वर में क्या होता है? मुंह क्या रहता है? क्लोज रहता है। ठीक है, मुख के समय मतलब जब भी हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण के समय मुख पूरा बंद रहता है, पूरा ही बंद रहेगा। बोलिए जैसे इह, ई, उह, उ, री। ठीक है, हल्का सा हमारे होंठ खुलते हैं, बाकी हमारा मुंह क्या रहता है? क्लोज। इह, ई, उह, उ, री। ट्राई करके देखना। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अर्ध समृद्ध स्वर। पहले हमने विपरीत और अर्ध विपरीत पढ़े, अब समृद्ध और अर्ध समृद्ध। तो अर्ध समृद्ध का मतलब क्या होता है? हाफ क्लोज, यानी हम इसको आधा क्लोज करते हैं। यानी उच्चारण, जब हम उच्चारण करते हैं ना, उच्चारण काल में मुख आधा बंद रहता है जब, तब इसे क्या कहते हैं? अर्ध समृद्ध। यानी ए, ओ, ए और ओ को बोलते टाइम हमारा आधा मुंह बंद रहता है। ठीक है, तो ये अर्ध समृद्ध, अर्ध विपरीत, विवृत और समृद्ध ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, इसमें जैसे क्या कहते हैं? समृद्ध में क्या हो रहा है? पूरा क्लोज। विवृत में क्या हो रहा है? पूरा ओपन।
अर्ध स्वर में क्या हो रहा है, सॉरी अर्ध विपरीत स्वर में क्या हो रहा है, हाफ ओपन हो रहा है, तो अर्ध विपरीत स्वर में हाफ क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। तो 5 टाइप हमारे हो गए। छठे टाइप हम लोग बात करें तो ओठ की स्थिति के आधार पर, यानी होंठ की स्थिति के आधार पर हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। अब इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे मैंने अभी बताया ना, जैसे फ लिखते हैं, फ के नीचे हम लोग एक डॉट टाइप का लगाते हैं, इसी को हम लोग नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। और ये कहाँ, कौन सी भाषा से लिया गया है, अरबी भाषा से लिया गया है नुक्ता। जैसे हम लोग बोला ना फजल, फजल लिखेंगे तो फ, ऐसे फ लिखेंगे फजल। ठीक है, अब ओंठ की स्थिति के आधार पर हम लोग स्वरों को देखें तो ओंठ की स्थिति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वृत्तमुखी स्वर, दूसरा होता है अवृत्तमुखी स्वर। ठीक है, पहला कौन सा होता है, वृत्तमुखी, दूसरा होता है अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी की हम लोग बात करें तो वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय होंठ गोलाकार होते हैं। जब वृत्तमुखी होगा ना, वृत्त से आप लोग समझ रहे होंगे ना, सर्कल होता है, सर्कल कैसा होता है, गोल होता है। तो जब वृत्तमुखी स्वरों की बात करें तो वृत्तमुखी स्वरों का उच्चारण करते टाइम हमारे जो ओंठ होते हैं, ओंठ कैसे बन जाते हैं, ऐसे गोलाकार बन जाते हैं। जैसे बोलिए ऊ, बड़ा वाला ऊ होता है ना, उह, ऊ, ओ, औ, औ, ये बोलते टाइम हमारा क्या हो रहा है, मुख एक गोलाकार शेप ले रहा है। तो ये होते हैं वृत्तमुखी। अब हम लोग बात करें अवृत्तमुखी स्वरों की, तो देखिए अवृत्तमुखी स्वर क्या होते हैं। ये जो स्वर होते हैं वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करते समय होंठ गोलाकार नहीं होते हैं। मतलब ये इस तरीके से गोलाकार नहीं होंगे, ये ऐसे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, अवृत्तमुखी वो होते हैं जब हम इनका उच्चारण करें तो हमारा जो होंठ होगा वो गोल नहीं रहेगा। ठीक है ना, जैसे हम लोग बोलेंगे अ बोलते टाइम हमारी मांसपेशियाँ ऐसे खिंचती है, आ, और मांसपेशियाँ ज़्यादा खिंचती है, ई ज़्यादा खींचेंगे, ए, ऐ, री। ठीक है, तो इसमें हमारा जो मुंह हो रहा है ये इस तरीके से बनता है, ऊपर गोलाकार नहीं होता जैसे वृत्तमुखी में होता था। तो वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 7th जो प्रकार है, 7th टाइप जो है, इसको हम लोग देखते हैं। मुख से हवा या नाक से हवा निकलने के आधार पर। अब मुख से जो हवा निकलती है या फिर नाक से जो हवा निकलती है, इसके आधार पर हम लोग देखें तो इसके आधार पर होते हैं निरनुनासिक, यानी मौखिक स्वर इनको कहते हैं, और अनुनासिक स्वर। अनुनासिक और निरनुनासिक, निरनुनासिक या मौखिक स्वरों की बात करते हैं तो इन स्वरों के उच्चारण के समय वायु केवल मुख से निकलती है, जैसे आ, ई। ठीक है, जब निरनुनासिक होता है, निरनुनासिक स्वरों को बोलते टाइम जो हवा होती है वो सिर्फ हमारे मुख से निकलेगी, नाक से कोई रिलेशन नहीं होता। जब आप इन वर्डों को बोलोगे, अगर आप लोग अपने नाक को बंद भी कर दोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए आ, ई। ठीक है, तो इनको बोलते टाइम हमारा क्या हो रहा है, इसमें नाक की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हवा केवल मुख से बाहर निकलती है, तो इनको कहते हैं निरनुनासिक या फिर मौखिक स्वर। अगला जो है इसको हम लोग जानते हैं अनुनासिक स्वर के रूप में। अनुनासिक स्वर क्या होते हैं, अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों स्थानों से निकलती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, हवा मुख से भी निकलेगी और नाक से भी निकलेगी। जैसे अंक, अंक है, ठीक है, क्या है, अंक है, औ है, ई है, ई है, उ है, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे क्या हैं, अनुनासिक हैं। मतलब इसमें नाक का भी यूज़ होगा, मुंह का भी यूज़ होगा, हवा दोनों जगह से निकलेगी। इसके बाद जो अगला है इसको हम लोग कहते हैं घोषत्व के आधार पर। ठीक है, घोषत्व के आधार पर जितने भी सारे स्वर होते हैं ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सारे स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो देखिए सघोष और अघोष हम लोग पढ़ते हैं, तो घोष वर्ण क्या होते हैं, स्वर तंत्रियों में श्वास या कंपन। जब हम लोग किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं या श्वास जो होती हैं, इसमें अगर कंपन हो रहा है तो ये क्या होंगे, घोष वर्ण होंगे। ठीक है ना, फिर आते हैं प्राण। प्राण का अर्थ क्या होता है, हवा। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं सघोष और अघोष किसे कहते हैं। देखिए सघोष का मतलब होता है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन होने लगे। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन होने लगे तो उन्हें सघोष कहेंगे, और स्वरतंत्रियों में जब कंपन नहीं होगा तो उनको अघोष कहेंगे। जैसे स, श, श, श जब बोलते हैं ना, इसमें कोई भी स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की, यानी व्यंजनों की। ठीक है, अब देखिए व्यंजन होते क्या हैं बेसिकली। देखिए व्यंजन कुल कितने होते हैं, कुल व्यंजन माने जाते हैं 41।
41 व्यंजन माने जाते हैं, लेकिन मूल जो व्यंजन होते हैं जिसको हम लोग एग्जाम में पढ़ते हैं वो होते हैं 33। कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 3 प्रकार के कॉन्सोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं स्पर्श व्यंजन, दूसरे होते हैं अंतस्थ व्यंजन, तीसरे होते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन इनको बोला जाता है। अब हम लोग एक एक करके हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजनों को। अब देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग में स्पर्श करे वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब स्पर्श से ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलते टाइम हमारे मुख का कोई न कोई भाग दूसरे भाग से जब स्पर्श करता है तो उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे जीभ का तालू से टच होना, दांतों से टच होना। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी कोई भी शब्द कोई भी वर्ण या फिर कोई भी ध्वनि बोलते टाइम जब हमारा एक स्वर तंत्रिका दूसरे तंत्र से टच होती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, 25 होती है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इन स्पर्श व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में। अब ये कौन कौन से भाग हैं इनको हम लोग देखते हैं। तो पहला आता है हमारा क वर्ग, फिर आता है च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कचट तप। कैसे याद करेंगे? कचट तप शॉर्ट में। अब देखिए प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। अब देखिए पहला जो क वर्ग है इसको हम लोग इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। च वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है, तालव्य। जो ट वर्ग है, ट वर्ग का उच्चारण कहाँ से होगा? इसका होगा मूर्धन्य से। ठीक है, मूर्धा से। फिर त वर्ग है, त वर्ग का उच्चारण होता है दंत से यानी दंत्य से। प वर्ग का उच्चारण होता है ओष्ठ से यानी ओष्ठ से, ओष्ठ व्यंजन इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से होता है। क वर्ग में आते हैं क ख ग घ अङ। फिर च वर्ग में च छ ज झ य। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इनको हम लोग इस तरीके से बांटते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। आपको समझ में आ गए होंगे जिन व्यंजनों को बोलने में क्या होता है, हमारे जो मुख होता है, हमारे मुख का कोई ना कोई भाग दूसरे किसी भाग से स्पर्श करता है तो उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 25, जिसको हम लोगों ने 5 वर्गों में विभाजित किया है, कचट तप। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनको हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4 प्रकार के। इसके बाद आते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक होता है सलजम वाला स, षटकोण वाला स और सेब वाला स और ह। ठीक है, ये जो स होता है ये तालव्य ध्वनि होती है, और ये जो षटकोण वाला स होता है ये मूर्धन्य ध्वनि होती है, और ये सेब वाला स होता है ये वर्ज्य ध्वनि होती है यानी दंतमूल इसको कहते हैं। ह वाला जो होता है ये स्वर मंत्र होता है यानी कंठ के अंदर से इसको बोला जाता है। तो ये ऊष्म व्यंजन थे। ठीक है, अब देखिए नॉट अ पार्ट ऑफ व्यंजन, इनमें से कौन से हैं जो पार्ट ऑफ व्यंजन नहीं है? तो 4 व्यंजन संयुक्त जो व्यंजन होते हैं 4 प्रकार के, इनको हम लोग व्यंजनों में नहीं गिनते। द्विगुण व्यंजनों को भी नहीं गिनते, अयोग वाह को भी नहीं गिनते। ये 2 होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ड़ ढ ये उच्छिप्त होते हैं, इनको हम लोग व्यंजनों में नहीं लेते। ठीक है, जब हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखिए अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा वायु मुख से बहुत कम निकलती हो उन्हें अल्प प्राण कहेंगे, और महाप्राण किसे कहेंगे? जब हवा मुख से अधिक मात्रा में निकलती हो उसे महाप्राण कहेंगे। देखिए हम लोग बात करें अल्प प्राण की, तो अल्प प्राण में कॉलम 1, 3 एंड 5 ये जो 3 कॉलम आते हैं, फर्स्ट, तीसरा और 5वां, ये जो 3 कॉलम होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं अल्प प्राण। जिनको बोलने में क्या लगता है हमें? कम टाइम लगता है, मुख से कम वायु बाहर निकलती है। क च ट त प ग ज ड द ब अङ य अण न म। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे अल्प प्राण। महाप्राण की बात करें तो जो 2 बच जाते हैं, कॉलम 2, कॉलम 4, ख छ ठ थ फ घ झ ढ ध भ। अब इनको बोलने में अधिक हवा मुख से बाहर निकल रही है, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? महाप्राण ध्वनि कहते हैं। वहीं पर हम लोग बात करें सघोष की, तो तीसरा, चौथा, 5वां ये 3 क्या होते हैं? सघोष होते हैं, और जो पहला और दूसरा होता है ये अघोष होता है। ठीक है, घोष क्या क्या होते हैं? तीसरी, चौथी, 5वीं पंक्ति
अघोष क्या होते हैं, पहली दूसरी पंक्ति। महाप्राण कौन सी होती है, दूसरी चौथी। अल्प प्राण कौन सी होती है, पहली तीसरी पांचवी पंक्ति। तो ये जो चार्ट है इसमें आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अंतस्थ व्यंजनों की। ठीक है, अंतस्थ व्यंजनों की हम लोग बात करें तो अंतस्थ व्यंजन के कितने भेद हैं, 3 भेद होते हैं। बेसिकली इनकी संख्या होती है 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, और इनके भेद कितने होते हैं, 3। पहला जो हमारा है अर्ध विवरित, फिर दूसरा है लुंठित, तीसरा होता है पार्श्विक व्यंजन। अर्ध स्वर की बात करें तो य और व को अर्ध स्वर कहते हैं, और लुंठित व्यंजन की बात करें तो र को हम लोग लुंठित व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो र को हम लोग लुंठित कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन ल को कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारे 4 हैं कौन कौन से हैं, य र ल व, ये सब क्या हैं, ये हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए जो ये य है, य का उच्चारण होता है तालु से, र का होता है दंतमूल से, ल का भी दंतमूल से, व का होता है दंतोष्ठ के ऊपर, यानी दांत प्लस जो निचला वाला भाग होता है होंठ का, इन दोनों से हम लोग इनको बोलते हैं। तो ये तो थे अंतस्थ व्यंजन। अब इसमें जो य और व होते हैं ना, इनको हम लोग संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं। य और व को क्या कहते हैं, संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद अगला हम लोग पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। अगला है ऊष्म व्यंजन या फिर ऊष्म संघर्षी व्यंजन इनको भी कहते हैं। तो ये भी कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। शलजम वाला स, षटकोण वाला स, सेब वाला स, और ह से हाथी वाला ह। ठीक है, तो ये 4 क्या होते हैं, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन, जिनको ऊष्म संघर्षी व्यंजन और अघोष महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब इसमें केवल ह होता है जो सघोष महाप्राण होता है, बाकी ये 3 क्या होते हैं, अघोष महाप्राण होते हैं। अब देखिए स श श ह की बात करें तो स का उच्चारण होता है तालव्य से, स का उच्चारण होता है मूर्धन्य से, ये वाले स का होता है वर्त्य से यानी दंत मूल से, ह का होता है कंठ के भीतर से, यानी ये स्वतंत्रीय स्वरतंत्र है, सघोष महाप्राण इसको बोला जाता है। संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। एक सही दे देगा, मतलब 3 सही दे देगा, एक गलत दे देगा, तो आपको टिक करना होता है। तो अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये चारों क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब इनका संधि विच्छेद मैंने आपको पहले ही बता दिया था कैसे बनते हैं। अक्ष बनता है क और श से, तो ये अक्ष को कश बोलते हैं तभी हम। तर कैसे बनता है, त और र से। ज्ञ कैसा बनता है, ज और य से। स्र कैसे बनता है, स और र से। ठीक है, इसके बाद देखिए अल्प प्राण। अल्प प्राण व्यंजन कितने होते हैं, 31। महाप्राण कितने होते हैं, 15। ठीक है, इसके बाद देखिए क ख ग ज फ, ये क्या होते हैं, अली जिह्वा या फिर जिह्वा मूली इनको बोला जाता है, जिसमें क ख ग इन सब के नीचे क्या लगा है, नुक्ता लगा है। क्या लगा है, नुक्ता, और इन सब वर्ड्स को हम लोग अली जिह्वा या फिर जिह्वा मूली कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोगों ने, आप देखिए अनुनासिक व्यंजन, नासिक्य व्यंजन भी पढ़ दिए, और ऊष्म व्यंजन पढ़ दिए, और स्पर्श व्यंजन पढ़ दिए। एक हमारा हमने ये छूट गया था, नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन क्या होते हैं, तो देखिए नासिक्य व्यंजनों का मतलब होता है व्यंजनों के उच्चारण में जब वायु नासिका से बाहर निकलती है, और स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है वो अनुनासिक व्यंजन होता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा होता है, जैसे अंग, और क्या होता है य, और क्या होता है अण, फिर क्या होता है न, और क्या होता है म। ये जो है न, म, अंग, य और अण, ये सभी क्या होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, अनुनासिक व्यंजनों की संख्या होती है 5। अब जब हम इनको बोलेंगे ना तो नाक से आएगा अंग, य, अण, न, म। तो ये बोलते टाइम हमारा क्या हो रहा है, नाक का इस्तेमाल हो रहा है, यानी नाक से हमारी वायु बाहर निकल रही है, इसीलिए हम लोग इनको अनुनासिक व्यंजन या नासिक्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजनों की हम लोगों ने बात कर दी। उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन मैंने पहले ही बताया क्या क्या होते हैं, ड़ और ढ। ड़ ढ ये क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। इसमें जो ड़ होता है ये मूर्धन्य होता है, और ढ भी क्या होता है, मूर्धन्य, और ये दोनों क्या होते हैं, सघोष। ये पहला वाला होता है सघोष अल्प प्राण, दूसरा ढ होता है सघोष महाप्राण। एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। संयुक्त व्यंजन हमने बात कर ली। इसके बाद हिंदी जो शब्दकोश होता है, इसमें संयुक्त व्यंजनों का जो क्रम होता है ये होता है कश, त्र, ज्ञ, स्र। पहले आता है कश, फिर आता है त्र, फिर ज्ञ, फिर स्र। ठीक है, क के बाद अब देखिए जो श्र कश आता है, क के बाद हम लोग इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क लिखते हैं ना, क के बाद ये लिखेंगे कश, फिर आएगा ख। वैसे करके जो ज् है, ज् का उच्चारण किसके बाद आएगा, ज के बाद आएगा। च छ ज, ज के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ज के बाद लिखेंगे ज्। ठीक है,
फिर लिखेंगे झ से झंडा, ठीक है, इस तरीके से। वैसे त्र का उच्चारण किसके बाद आएगा, त के बाद आएगा, त के बाद हम लोग त्र लिखते हैं, ठीक है, फिर थ लिखते हैं, तो त्र त और थ के बीच में त्र आएगा। ये इनका क्या है, हिंदी शब्दकोश में संयुक्त व्यंजनों का क्रम है। जैसे स्र कैसे आएगा, स से सलजम वाला स आता है ना, और र से मिलकर बनता है, तो सलजम वाले स के बाद षटकोण वाला जो स आता है, इन दोनों के बीच में आएगा स्र, ठीक है, स श्र फिर सलजम षटकोण वाला स। तो ये इनका क्या होता है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संयुक्त व्यंजनों का क्रम होता है। फिर हम लोग देखते हैं आगत ध्वनियाँ या फिर गृहीत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ और गृहीत ध्वनियाँ मतलब मैंने जो ज और फ ये बताई ना, इन्हीं को हम लोग आगत ध्वनियाँ गृहीत ध्वनियाँ भी कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया अली जिह्वा जिह्वा मूली क ख ज फ, ये सभी ध्वनियाँ क्या होती हैं, वर्डसत ध्वनियाँ होती हैं, संघोष होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और लेकिन इसमें जो फ होता है ये सिर्फ महाप्राण होता है, बाकी अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो ये तो थे। अब घोषत्व के आधार पर हम लोग बात कर दी हमने, क्या क्या होते हैं, अघोष अघोष, ठीक है। और प्राणत्व के आधार पर हमने बात करी अल्प प्राण महाप्राण, ठीक है। अब ये होता है। तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है, ये आता है संधि। तो इसको हम लोग अगले सेशन में करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। तो वर्णमाला हमने अच्छे से पढ़ ली, वर्णमाला में हमने स्वर और व्यंजनों को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आप लोग अच्छे से रिवीजन करना और इसके खुद से नोट्स बनाना, अच्छे तरीके से लिखना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये जो नोट्स है ना, ये मैंने सारी किताबों से, जितने भी मेरे पास हिंदी की बुक्स हैं उनसे मैंने सारे बुक्स से थोड़ा थोड़ा लेके अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं। अब आप लोगों को उतना समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये थोड़ा अजीब तरीके से लिखा है, अच्छे से नहीं लिखा, तो उसके चक्कर में आपको थोड़ा कम समझ आया होगा। लेकिन मैंने जो भी चीज़ें थी अच्छे से समझा दिया। आप मेरे बोलने के साथ साथ आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो होप करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।